अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो तो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर उन लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो एक जिंदा तारीख है। बड़े सगीर की तकसीम यानी क़याम पाकिस्तान के वक्त जो लोग अपने वतन का ख्वाब आंखों में सजाए तलवारों के साए में मौत के दरिया से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचे। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर नैयर जैदी। इनके वालिद सैयद नासिर अब्बास जैदी दिल्ली में थे और उनकी बहुत जमी हुई प्रैक्टिस थी जो सब कुछ छोड़कर वहां से पाकिस्तान आए। और ज़ाहिर है कि इस दौरान उन्होंने जो भी मसाइब उठाए और देखे वो आपको ये बताएंगी डॉक्टर नैयर जैदी। इनके शौहर मेरे वालिद सैयद हसन अब्बास जैदी के सगे फुप्पीज़ाद भाई ब्रिगेडियर जर्रार जैदी वतन अजीज के दिफा के लिए साबिक मशरक़ी पाकिस्तान गए थे और उसके बाद उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें भी सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बहुत से बुजुर्ग तो चले गए दुनिया से, हालांकि वो तारीख थे, जिंदा तारीख थे उन तमाम वाक़यात की कि जो हमारी तारीख है, जो हमारे बच्चों को पढ़नी चाहिए आइंदा। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस वक्त ये पार्टीशन हुआ है तो आप क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? दीदी, उस ज़माने में ये तारीख पैदाइश लिखना बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता था जितना आजकल समझा जाता है। कुछ कंफ्यूजन है। मेरे वालिद का ज़बानी मैंने सुना था कि 1928 दिसंबर में मैं पैदा हुई थी। भाई लोग कहते थे कि 1929 में हुई थी। एनीवे बस समझो कि मैं 1928 में पैदा हुई थी। तो उस वक्त क्या उम्र होगी मेरे ख्याल में? माशाल्लाह बड़ी अच्छी 16-17 साल की हो गई। 16 मैंने मैट्रिक किया था 1946 में। अच्छा। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा। जब पार्टीशन हुआ। आप लोग कहाँ थे, किस शहर में? दिल्ली में थे। दिल्ली में थे। अच्छा। और मेरे वालिद डॉक्टर थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे दिल्ली में ही। आपके वालिद डॉक्टर नासिर अब्बास। अच्छा। और वो काफ़ी वहाँ पे मशहूर थे उस ज़माने में दिल्ली में। और दो बड़े भाई डॉक्टर हो चुके थे, डॉक्टर यावर अब्बास जो कि शायर भी थे, वो अपनी शायरी की वजह से भी मशहूर हैं। दादा दिलावर अब्बास और दादा यावर अब्बास से तो मैं खुद दिलावर अब्बास, जी हाँ, उनसे तो मैं खुद मिली हूँ। ये लोग नए डॉक्टर बने थे। एनीवे, तो ये वहीं इंडिया में डॉक्टर बन चुके थे? ये बन चुके थे और वहाँ मेरे वालिद के साथ प्रैक्टिस करते थे। बाबा प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और उनके साथ ही ये ज्वाइन उन्होंने कर लिया था। अच्छा। बड़े भाई का डॉक्टर यावर अब्बास का एक अलग भी क्लिनिक था। एनीवे, इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी और बहुत एक्साइटेड थे हम पाकिस्तान बनने के लिए। और बड़ी बहन मेरी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, आई सपोज सेकंड ईयर था, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह। एनीवे, वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा। और हमें उम्मीद थी कि अब हमारा भी इंटरमीडिएट के बाद इंशाल्लाह लेडी हार्डिंग, असल में डॉक्टर बनने का इतना शौक नहीं था जितना लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जाने का था। बड़ा मशहूर और बड़े हमारी उम्र के लोग एक्साइटेड होते थे अगर वहाँ एडमिशन मिल जाए। अच्छा। वहाँ का मशहूर कॉलेज था? मशहूर कॉलेज लेडीज कॉलेज था। अच्छा। तो फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया। मतलब वो जब वो पार्टीशन हो रहा था, जाहिर है उसकी तहरीक बहुत पहले से, चंद साल पहले से ये वाजे आसार होने शुरू हो गए थे। बड़े पार्टीशन होगा, मुश्किलात से गुजर के, और बड़े क्या बताया जाए उस ज़माने में जो हमारे कायदे आज़म के साथ मीटिंग्स होती थी दिल्ली में। जलसे आप लोगों की नहीं, हमारी नहीं हुई, लेकिन भाई लोग उनके जलसों में जाते थे। अच्छा। और बहुत एक्साइटेड पाकिस्तान बनेगा। मेरा छोटा भाई इतना छोटा था कि उसने बस पाकिस्तान का नाम सुना था और उसके ये जो स्लोगन्स होते हैं कि लेके रहेंगे पाकिस्तान,
बन के रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो एक छोटी सी कोई भी जो उसको छड़ी या लकड़ी मिलती थी वो लेके झंडे की तरह और टहलते थे। इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही थी। आपने कभी कायदे आज़म की तकरीर सुनी कोई? मैंने सुनी, बिल्कुल सुनी। मैं जाती भी थी जहाँ मुझे तकरीर, उनकी शक्ल तो नहीं नजर आती थी, बहुत दूर होते थे हम लोग, लेकिन बहुत हुजूम होता था। बहुत हुजूम होता था और जो जोश होता था, लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड। मैं अब आजकल देखती हूँ कि जहाँ ज़्यादा हुजूम होता है तो ज़रा कुछ ऐसा होता है, गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वो होता है। एक कायदे आज़म के एक लफ्ज़ से कि आप लोग खामोश रहें, मेरी तकरीर सुने। अच्छा। पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। अच्छा। और इतनी एक्साइटमेंट होती थी। एनीवे इस तरह बहुत गुजर रहा था, लेकिन लोगों में जोश और वलवला भी बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा जोश। और ये कि पाकिस्तान के नाम पर अब वैसे हमारे जो स्कूल फेलोज थे वो हिंदू भी थे। मेरी बड़ी बहन के साथ हिंदू लड़कियाँ भी थी, स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन कुछ मिला जुला था। कोई हम में बहस, कभी झगड़ा, कभी वो नहीं हुआ कि हम वो कहते थे कि हम पाकिस्तान में बनने देंगे, जो अच्छा आजकल पाकिस्तान के हालात हैं। अच्छा, मतलब वो लोग जब ये तहरीक चल रही थी तो वो लोग ये नहीं कहते थे कि नहीं हम नहीं बनने देंगे या नहीं, कभी अगर दिल में सोचते भी थे तो आपस में दोस्त नहीं कभी नहीं कहते थे। हाँ, कभी उनमें अच्छा ये नहीं हुआ कि खामोशी से गुजर जाता था वक्त। अच्छा। फिर खैर वो पाकिस्तान अनाउंस हो गया, बहुत एक्साइटमेंट था। भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान जाना चाहिए और हम लोग, मेरे वालिद कहते थे कि भाई आप लोग नए डॉक्टर्स हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे डॉक्टर बिलावल पास की शादी भी नहीं हुई थी, तो आप लोगों की नई लाइफ शुरू हुई है, आप जाएं पाकिस्तान में बसें। लेकिन मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं थी, मेरी बड़ी बहन मेडिकल कॉलेज में थी, 2 छोटे बहन भाई थे। छोटा भाई बहुत छोटा था और बहन स्कूल में थी। मतलब ये आपके वालिद कहा करते थे? मेरे वालिद ये कहते थे कि अच्छा। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं किस तरह अपना सारा यहाँ सेटअप छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के एक नई जगह जाऊँ, मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपने ये बच्चों को देखना है, ये अभी एजुकेशन में है, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन भाई इंसिस्ट कर रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता कुछ ही अरसे में हमें महसूस हुआ कि मुसलमान वहाँ ख़तरे में हैं और बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अनाउंस होते ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक उनमें जो हिंदू, मेरे ख्याल में तो सभी हिंदू या ये कि कुछ इंतहा पसंद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रिजेंटमेंट शुरू कर। जब पाकिस्तान तकसीम हो गई, जब तकसीम ऐलान हो गया, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले पाकिस्तान के नाम से कुछ तबका, जाहिर है कांग्रेस वाले बहुत ज़्यादा खिलाफ थे जी, और नेहरू के मानने वाले बहुत ज़्यादा इसके नाम सुनना नहीं पसंद करते थे। कैसे हो सकता है कि इंडिया बढ़ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत। लेकिन वो कायदे आज़म गांधी साहब ने तो बाकायदा तहरीक, गांधी जी ने तहरीक चलाई थी। और वैसे भी कायदे आज़म की पर्सनैलिटी और उनकी जो दलाइल थे कि पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए और ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जब ये रिएक्शन शुरू हुए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बच्चों की एडमिशन्स स्कूलों में, नए कॉलेजेस में, ज़रा उसमें फ़र्क आया। चाची, ये तो कुछ आपको थोड़ा सा याद है कि कायदे आज़म क्या दलाइल देते थे कि क्यों बनना चाहिए पाकिस्तान? ये दलाइल देते थे कि क्योंकि दो क्या कहना चाहिए उसको, दो कौमें हैं, मजहबन, रिवायतन और हर तरह से मुख्तलिफ हैं और एक साथ चलना इनका बहुत मुश्किल है।
मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस और उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा रुझान और उनको उनकी जो पसंद थी वो कांग्रेस की तरफ थी। तो इसलिए ये आया था हमारे लिए कि हम मतलब मुसलमान हमेशा सप्रेस रहेंगे उनकी बनस्पत। और वहाँ जो होती थी गवर्नमेंट के जॉब्स होते थे उसमें फ़र्क पता चलता था। हर चीज़ में वो दलाइल कायदे आज़म देते थे, वो हमारे समझ में नहीं आता था। हमें तो ये लगता था कि नहीं ठीक है, हम अपने पाकिस्तान में जाके बसेंगे। एनीवे बस कुछ इसी उसमें इख्तिलाफ में बाबा कहते थे कि मैं नहीं जा सकूँगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, भाई लोग जाएं वहाँ अपना सेटलमेंट करें जहाँ भी। छोटे भाई FRCS का शौक़ था उन्हें, तो वो इंग्लैंड जाना चाह रहे थे। तो मेरे वालिद ने यही कहा कि भाई ठीक है, आप अपना FRCS की तैयारी करें। बड़े भाई से कहा कि आप अपना इस्टेब्लिश करें प्रैक्टिस वगैरह, और मैं हिंदुस्तान में रहूँगा। अच्छा। फिर देखते देखते इतना ज़्यादा ये मुसलमानों की और हिंदुओं की जो दुश्मनी समझें, दुश्मनी साफ आया थी, और फिर हमले शुरू हो गए। अच्छा। फिर देखते देखते इतने ज़्यादा बढ़े कि मुसलमानों का इलाके पर हिंदू इंतहा पसंदों के जथे बाकायदा हमले करने शुरू कर दिए। हम ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ हिंदू मुसलमान मिले जुले थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था कि इनकी तंजीमें ज़्यादा थीं जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, और सिख कौम भी उनके साथ थी। यानी मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदू और सिख मिले जुले थे। और सिख आपको पता है हमेशा से कि बहुत जंगजू कौम है। तो वैसे भी वो उनकी शक्ल अगर आप देखें तो ज़रा उनका किरपान जो होती है और वो सब, और फिर जब वो एग्रेसिव स्टाइल उनका। लेकिन सब ऐसे नहीं थे। मेरे वालिद के कुछ, क्योंकि उनके प्रैक्टिस में थे, मेडिकल प्रैक्टिस में थे, तो उनके कुछ ये जो मरीज़ थे बहुत अच्छे यानी हाई पुलिस ऑफिसर्स थे, और वो हमेशा यही कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरी राय ये है, उनकी राय ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और कुछ अरसे में आपका निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये खुद जो सिख उनके जो दोस्त थे और मरीज भी थे कुछ, अच्छा। वो भी यही कहते थे। मेरी बड़ी बहन की जो क्लास फेलोज थी जो बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज थी, वो भी यही कहती थी कि आप लोग बेहतर है पाकिस्तान चले जाएं, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, हेट्रेड बढ़ रही है। अच्छा। और पाकिस्तान ये जो इंडिया का पार्टीशन हुआ है ये हिंदू कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा। और बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो आप बेहतर है कि पाकिस्तान जाने का सोचें। अच्छा। खैर वो इसी अरसे में ये हाल हुआ कि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे ये था कि आप वो असल में पहले मुसलमानों के घर पे निशान लगा देते थे, फिर उसके बाद ये आते थे इनके जथे। अच्छा। उनके हाथ में हर किस्म का असला होता था और वो मैसेकर करते थे मुसलमानों के मोहल्लों के भी जाके, और ख़ास तौर पे ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान इक्का दुक्का थे। तो हमारा घर जो था जहाँ हम रहते थे और मेरे ताया, वो ऐसा था कि दोनों तरफ, एक तरफ हिंदू भी थे, एक तरफ सिख भी थे, लेकिन उनसे दोस्ती थी। उनसे कभी ये उम्मीद नहीं हुई हमें कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका रवैये से ये अंदाज़ा हो गया था कि हॉस्टिलिटी है, शुरू हो गई। हाँ हो गई है, और वो अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा।
खैर हम और इस दौरान आप लोगों के स्कूल वगैरह खुले हुए थे? स्कूल बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे और स्कूल मुसलमान लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। यहाँ तक हुआ कि मेरी बहन उसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी और एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जो मुसलमान थी और वो स्विमिंग करती थी, उसको बहन ने ये सुना कि उसको ये सुना कि वो डूब के उसका इंतकाल हो गया है। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कुछ मुसलमान जो वहाँ का स्टाफ था कि उसको डुबोया गया है। स्विमिंग कर रही थी वो, उस वक्त उसको कुछ ऐसा किया कि वो डूब गई। अब ये अल्लाह जानता है कि ये सच था या झूठ था, लेकिन इस किस्म की अफवाहें बढ़ाई भी जाती थी जी बाकायदा। और मेरी बहन भी तो कहा जाता है ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड थे ये तमाम रॉयट्स, जो कुछ भी उसमें वो भी शामिल होंगे जरूर, उनकी बैकिंग से हो रहा था ये सब जी। लेकिन कुछ इतने हालात खतरनाक हो गए थे कि फिर एक पुराने किले में मुसलमानों की हिफाजत के लिए एक कैंप बताया गया। मेरी बहन क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट थी तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने कॉलेज को मिस करें। वो कॉलेज में ही थी। तो उनकी एक हिंदू दोस्त थी, बल्कि वो पाकिस्तान बनने के बाद उनसे मिलने भी आई थी। पाकिस्तान आई थी वो। और वो ये कहा करती कि मेरी बड़ी बहन का नाम असमत था, असमत अब्बास। वो कहती थी कि असमत पाकिस्तान चले जाए आप लोग। हाँ, बहुत खतरा है आपको पाकिस्तान चले जाए। मेरी बहन कहती थी नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ रहूँगी, लेडी हार्डिंग में ही अपना हाउस जॉब करूँगी और यहीं कुछ लेडी हार्डिंग का इतना मशहूर था और इतना शौक था। खैर वो ये बातें हो ही रही थी कि अभी वो कैंप बन गए और हम बाबा ने कहा कि भाई अब हमको कैंप जाना है। अब ये बाकायदा मेरे जो सिख और हिंदू दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कम से कम कैंप जाके। तो खैर वहाँ कैंप में क्योंकि और भी लोग आ रहे थे ऐसे जगहों से जहाँ पे कि हिंदुओं का खतरा ज़्यादा था। तो जी आप लोग सब अपना सामान इसी तरह छोड़ा। आप सोच नहीं सकते छोड़ के कि अम्मी कहती थी मैं ये उठा लेती हूँ, मैं वो उठा लेती हूँ। बाबा कहते थे कि आपके पास इतनी जगह नहीं होगी, वहाँ हमको एक टेंट में रहना होगा। तो क्या करेंगे, उठा के छोड़ दें आप, अभी अपनी जाने बचा। अच्छा हाँ, ये भी होता था कि भाइयों ने ये कहा कि अच्छा बाबा आपको अभी नहीं अंदाज़ा है, लेकिन ऐसा मौका ना आए कि हमें इन बहनों को अपने हाथ से मारना पड़े। ऐसे खतरात महसूस कर रहे थे। और ऐसे था रात को ये जितने मर्द होते थे ये छतों पर जिनके पास असला था, क्योंकि मेरे ताया जो थे वो सुप्रिटेंडेंट पुलिस, रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट पुलिस थे, तो उनके पास भी असला था। तो असला लेके ये जितने घर के मर्द होते थे ये छतों पे होते थे और नीचे औरतें और बच्चे होते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब वो उनके आवाज़ें आती थी कि हमला होने वाला है, तो इधर से मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करते थे और उधर से उनका कुछ होते थे स्लोगन जो मैं भी समझ सकती थी, लेकिन खौफ ज़्यादा सब हो जाते थे। और ये इस तरह इन्हीं हालात में हमारा एक हफ्ता गुजरा। जब तक कि हम घर में रहे। छोटा भाई जो था मेरा वो सोता नहीं था, कहता था कि आप लोग मुझे भूल जाएंगे, जब आप जाएंगे, जब आप भागेंगे यहाँ से निकल के तो मैं रह जाऊँगा। क्या होता थी उनकी? वो शायद 10 साल का था। इतना खौफ 10 साल पैदा हो गया था। तो इन्हीं हालात में हम रहे। उसके बाद हम कैंप में शिफ्ट हो गए। कैंप में ये था कि बाबा ने एक उनको फैमिली के लिए टेंट मिला था और एक उन्होंने टेंट मिला बना के, और वहाँ पे जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे, फर्स्ट एड का सामान या कुछ छोटे मोटे सर्जिकल जो वक्ती तौर पे उनको इस्तेमाल करने होते थे, वो घर में जो था उनके पास सामान
वो लेके चले गए थे। और उन्होंने वो मेडिकल कैंप बनाया था जिसमें जो बीमार कैंप में होते थे या कुछ जख्मी जो आते थे मोहल्लों से दिल्ली उनको वो ट्रीट करते थे। अच्छा, खाने पीने का ये था कि हमने ये सुना था कि ये पाकिस्तान के जहाज़ आते हैं, पाकिस्तान से जहाज़ आते हैं जो कि ये डबल रोटी जो होती है ये ऊपर से फेंकते थे और कुछ और चीज़ें होती थी, ड्राई किस्म की, ड्राई मिल्क होता था, चाय की पत्ती होती थी, चीनी होती थी कि उससे आप लोग अपना गुजारा कर लें। तो वो अगर एक जगह जमा हो जाता था तो बढ़ जाता था क्योंकि बहुत थोड़े लोग थे। हमारे देखते देखते चंद दिन में वो कैंप पूरा भर गया था। और ये कैंप था, क्या कहते हैं जगह को, दिल्ली में पुराना किला। अच्छा, पुराना किला था दिल्ली से काफी दूर। अच्छा, दिल्ली की आबादी से बहुत दूर था और वहाँ पे था। खैर, इस अरसे में बाबा ने अपनी सब फैमिली के टिकट पाकिस्तान के लिए बुक करा लिए थे, जिसमें 2 चार्टर प्लेन थे। मुझे याद नहीं है कि कौन सी एयरलाइन थी, लेकिन फिर सुना ही गया कि वो चार्टर प्लेन जो चलते थे वहाँ से, तो उनको अमृतसर पे उतार के, अमृतसर एयरपोर्ट में उतार के मुसलमानों का मैसेकर किया जाता था। अच्छा, तो बाबा ने वो अपने, खैर वो पैसा तो नहीं वापस मिला उनको टिकट का, लेकिन वो टिकट कैंसिल करा दिए थे कि हम ये अपनी सीट से वैल्यू करेंगे। फिर स्पेशल ट्रेनें चली, उन स्पेशल ट्रेनों पे भी कभी दिल्ली में ही हमला हो जाता था, कभी जब वो दिल्ली से निकल के ईस्ट पंजाब से गुजरती थी तो वहाँ तो मैसेकर किया जाता था। जी बिल्कुल। हुआ ये कि स्टेशन तक जाने के लिए ये कोई, मुझे याद नहीं, डोगरा फौज होती थी। ये डोगरा फौज तो इंडिया की थी जी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बलोच रेजिमेंट की, सुना था कि पाकिस्तान की भी कुछ फौजी हैं जो उन ट्रेनों को गार्ड करेंगे। गोरखा फौजियों के बारे में सुना है, गोरखा और जो नेपाली वगैरह थे ना। हाँ, अजीब उनके और इन फीचर्स वगैरह डिफरेंट फर्क थे, कुछ चाइनीज से मिलते हुए, ये फिर नेपाली वगैरह। कुछ 1-2 लोगों और ने बताया कि गोरखा फौजी जो थे, गोरखा फौजी वो इसको जो रेलगाड़ियाँ थे उनके गार्ड होते थे। एनीवे, फिर जब ज़्यादा हालात, उस ज़माने में बारिशें भी हुई, बारिशों में भी वो, और जो कुछ याद है चलिए वो कौन सा महीना था जब आप लोग वहाँ से चले? सितंबर। अच्छा, गोया अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और आप लोग सितंबर में हमको जाना पड़ा। इतने हालात खराब हो चुके थे कि हमको कैंप्स जाना पड़ा, अपने मोहल्लों में नहीं रह सकते। और घर उसी तरह, सिर्फ यह है कि क्योंकि मेरे वालिद के कुछ सिख पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने गार्ड के साथ हमको कैंप तक पहुंचाया था। तो हमारी, मेरे वालिद की गाड़ी और बड़े भाई की गाड़ी, हम दोनों कैंप तक ला सकते थे। अच्छा, कैंप में इतना अंधेरा होता था कि वो रात को, वो जब तक उसकी बैटरी ने साथ दिया, गाड़ी के लाइट्स ऑन करके इतनी रोशनी जलाई जाती थी कि बच्चों को और जो बुजुर्ग ख़वातीन थी। फिर बाबा ने एक दफ़ा ये कहा कि अब ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं और आप लोग बाई ट्रेन चले जाइए। अच्छा, उसी ज़माने में मेरी एक कज़न, फर्स्ट कज़न डॉक्टर बानो, मेरे ख्याल में काफ़ी मशहूर थी जी, बिल्कुल। कोयटा में भी उनकी पोस्टिंग रही है, बल्कि एक सड़क भी कोयटा की उनके नाम से मंसूब है। डॉक्टर गौहर बानो, डॉक्टर गौहर उनको घर में पुकारा जाता था। अच्छा। वैसे डॉक्टर बानो मशहूर, उन्होंने भी लेडी हार्डिंग से ही क्वालिफाई किया था। और वो इतनी बुजुर्ग, मेरी वालिदा की उम्र की कुछ उनसे भी बड़ी थी। अच्छा। कि वो जब उनका हाउस जॉब हो रहा था, पहला हाउस जॉब उन्होंने लेडी हार्डिंग
हॉस्पिटल में किया था तो मैं पैदा हुई थी, तो अम्मी बताती थी कि तुम उनके हाथ से पैदा हुई, वो वहाँ हाउस जॉब कर रही थी। तो खैर वो बाबा ने उनसे कहा, क्योंकि रास्ता कैंप से स्टेशन तक जहाँ से वो ट्रेन चलती थी, स्पेशल ट्रेन, इतना ज़्यादा था और रास्ते में हमले हो रहे थे। उनको जितने भी वो ट्रक्स गुजरते थे, ये महाजिर उसी वक्त कहलाना शुरू हो गए कि वो ये जा रहे हैं पाकिस्तान, हिजरत करके जा रहे हैं। तो खैर वो हमारे साथ वो भी था, एक फौजी ट्रक था ये। तो वो बाबा ने भेजा अपने कैंप के बाहर कि आप लोग इसमें सवार हो जाइए और हम लोग बाद में आएंगे। हमने कहा कि आप भी आएँ। तो जैसे ही वो ट्रक आया, लेकिन सबको पता था कि ये ट्रक पाकिस्तान जाने वाली स्पेशल ट्रेन तक जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी और लोग थे जो जाना चाह रहे थे पाकिस्तान, जिनके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान आ चुके थे और वो पाकिस्तान जाने की ख्वाहिशमंद थे, तो वो उसमें आ गए। इतना भर गया वो ट्रक कि हम लोगों के बैठने की जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे कि बैठ जाते हैं, तो ट्रक भर चुका था। ट्रक भर गया। तो फिर मुझे याद है कि उठा के हम लोगों को मेरे भाइयों ने ट्रक में उछाला है। ये नहीं था कि हम चल के चले जाएं, उछाला है। अच्छा। ये वो सारी और इसी तरह आप घुस जाएं, उस तरह टिक जाएं। तो हम लोग चले गए। अब फिर तो उसके बाद जब उस वक्त आप तो अच्छी खासी बड़ी थी, वो फीलिंग वो बयान से बाहर, बिल्कुल बयान से बाहर है। इसलिए कि मेरी वालिदा कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उतरने दो। बल्कि और जो साथ के कुछ लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके मुझे उतार दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी अपने लड़कों को, मेरे शौहर से। मेरे ताया बहुत ज़ईफ थे, वो वहाँ की जो अनहाइजीनिक कंडीशन थी उसमें कुछ उनकी तबीयत भी ख़राब थी। अच्छा। तो मेरी वालिदा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती और मुझे उतार दें। बस सोच लें आपकी ये अंदाज, कहने कि बस हम दूसरे ट्रक में आ रहे हैं, आप लोग जाएं। तो स्टेशन हम चले गए, वहाँ बैठ गए एक कंपार्टमेंट में हम लोग। मतलब खौफ तो आप लोगों के खौफ था, बहुत खौफ था। कुछ पता नहीं था कि अगले मिनट क्या होगा। रास्ते में सिख अपनी वो जो उनकी कृपानें होती हैं, वो काफी घुमाते हुए वो वैसे ही घुमा रहे होंगे अपने दिखाने के लिए, लेकिन हम ये खौफजदा थे कि शायद ये हमारे लिए। तो आप लोगों को उस वक्त आने की कोई खुशी तो नहीं हो रही होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा था। और सबसे बड़ा बात ये कि भाई, वालिद, मेरे ताया, फिर और भी रिश्तेदार थे जो हमारे साथ थे, हमारे घर में थे। वो लोग सब औरतें और बच्चे हम हैं, किस तरह बैठेंगे, कहाँ हमारी सीटें, कुछ नहीं पता था। खैर वो एक उसमें जाके एक वो थे, कोई फौजी थे, उन्होंने बिठा दिया हम लोगों को। अब बैठ गए, सब अपनी अपनी साड़ियाँ पहने हुए थे, अपने कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ट्रेन ने विसिल दी और ट्रेन के मूव होने का कुछ अंदाज़ा हुआ। तो हम लोगों ने रोना पीटना शुरू किया कि भाई क्यों ट्रेन चल रही है। किसी ने कहा कि जंजीर खींचो, रोको, ये दूसरे ट्रक में हमारे मर्द आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाबा ने यही सोचा, भाइयों ने और बाबा ने, कि इतने ज़ख्मी और बीमार कैंप में हैं कि वो लोग ना जाएं। और उनको ट्रक भी नहीं मिला दूसरा। अच्छा। स्टेशन तक आने का ट्रक भी नहीं मिला। और उन्होंने ये बेहतर समझा कि ये इस कैंप को कौन संभालेगा। अच्छा। तो खैर वो मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। बस हाँ, उन्होंने कहा कि हमको, और उनके जो और लोग थे जो उनसे इलाज करा रहे थे, जो दवाएं लेने खड़े थे, देखिए क्या जज्बा था। वो कहने लगे कि आप चले जाएंगे तो ये क्या है। बिल्कुल। इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त कोई डॉक्टर और हमारे कैंप में मदद करने का जज्बा था ना एक दूसरे तो के। बाबा ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं ठहरेंगे, हम सब साथ जाएंगे आपके। खैर वो ट्रेन चली और फिर चली क्या, रींगी। अच्छा। और जगह जगह हमने ये सुना कि वो ये ट्रेन बिकती है, वो बिकते थे,
वो मॉब जो आता था, हाँ। वो ट्रेन का जो अमला होता था, जो इसको चलाते थे और जो कोई भी होते होंगे क्लीनर वगैरह, उनको पैसे देते थे, फिर ये ट्रेन खड़ी कर देते थे कि अब आप अपनी सफाई करें। और सफाई क्या होती थी कि वो एक्चुअली ये होती थी, वो होता ये था कि वो जब ट्रेन पाकिस्तान पहुंचती थी तो बस कटे हुए लोग होते थे और खिड़कियों पे उनके सर होते थे जिस पे लिखा होता था पाकिस्तान, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनकी डेड बॉडी से पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये लिखते यही होंगे रास्ते में जो मारते थे। ज्यादातर ये मैसेकर होता था पंजाब, ईस्ट पाकिस्तान नहीं, सॉरी, ईस्ट पंजाब। गाड़ियाँ गुजरती थी ना, भाई वही जालंधर, अमृतसर और जितने भी एनीवे, तो जो कुछ मेरे ख्याल में 12 घंटे का हमारा सफ़र था, उसमें हमको 3 दिन लगे थे। उन 3 दिन में जो गोद के बच्चे थे उनको डायरिया था, उनका को वॉमिटिंग थी, कोई दवा नहीं थी। और खिड़कियों पर बॉक्सेस, जो लोग अपने बॉक्स या चीज़ सामान ले गए थे वो रख के बंद कर दिया था कि खिड़कियाँ बिल्कुल बंद रहे, दरवाजे बिल्कुल बंद। ये पता ही अंधेरा, और ये पता ही नहीं होता था कौन बच्चा जिंदा है कौन बेहोश है, पानी नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, 1-2 जगह अगर कभी किसी औरत ने कोई ऐसी बात कही कि मेरी बच्ची मर रही है, इसको पानी चाहिए, तो वो मर्द जो साथ होते थे वो कहते थे कि आप खामोश रहिए। ये सब बाहर वो इलाका है कि हमारी ट्रेन हो सकता है ना चले, ये यहीं कट जाए। कुछ अंदाजा नहीं था कि हम पहुंचेंगे या नहीं। मौत और जिंदगी के दरमियान का सफर था वो, तो कुछ होश भी नहीं था। अपने सफाई कैसे होती बच्चों की, जो उनको वॉमिटिंग थी और डायरिया था, तो अब किसी ने दुपट्टा, किसी ने अपनी साड़ी को इस्तेमाल किया। गरज के 12 घंटे का सफर आप लोगों ने 3 दिन में तय किया। 3 दिन में हमें रात के कोई 2 बजे थे, उसी हालत में हुनूद की भी आती थी, वो है कि सूली पे भी नींद आती है। इस खतरात के बावजूद आँख लग गई। मुझे याद है कि मैंने आवाज़ सुनी पाकिस्तान, बाहर से कोई कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। इट इज़ क्वाइट इमोशनल हो जाती हूँ मैं वैसे। तो आपको लगा कि पाकिस्तान आ गया? हाँ, ये पता चला वो एक कोहराम था, पूरी ट्रेन में कोहराम था कि जो लोग हम जिनको छोड़ आए हैं और जिसके लिए हम आए हैं, हम किस हालत में हैं, कौन हम में जिंदा है, अंधेरा है, कुछ नहीं पता। खैर, वो जो मर्द थे, कुछ मर्द थे हमारे, मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, ऐसे ही थे जो लोग उसमें सवार हो गए थे हमारे ट्रक में और फिर ट्रेन में। तो उन्होंने वो सामान हटाया और खिड़कियाँ खोली, तो लोग थालियाँ और खांचे भरे हुए खानों से और पानी से, और मैं आपको क्या बताऊं कि क्या जोश था बाहर वालों का। और ये कोई मतलब ये लाहौर नहीं पहुँचे, हम किसी ऐसे स्टेशन पहुँचे जहाँ पे वाघा बॉर्डर था, वो मुझे नहीं मालूम क्या था वो, कि प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा। और वो लोग जो खाना लाए थे वो नीचे थे बहुत। अच्छा। और हम लोग उनसे ऊपर थे, और वो ये कहते थे कि खुदा के वास्ते आप लोग ये ले लीजिए, खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, बच्चों को पानी पिलाएं। अच्छा। किसको होश था, रोना पीटना। और ये भी नहीं पता कि वो कौन लोग होते थे? जो भी शहर था, जो भी वो चीज थी, पाकिस्तान, यानी वो ट्रेन जिंदा आ गई है, क्योंकि ट्रेनें कट के भी आ रही थी। जी बिल्कुल। और ये हमारी ट्रेन पता नहीं कितने दिन के बाद जिंदा आ गई, इससे पहुंच गई थी। क्योंकि हमने ही सुना कि जो ट्रेनें जिनकी बोली लग जाती थी, जिनको पैसे मिल जाते थे, वो कट जाती थी। इस ट्रेन का बोली उन्होंने कुछ कम लगाई। अच्छा। रोकने वालों ने, मारने वालों ने, और ये ज्यादा डिमांड कर रहे थे। जो कुछ भी हो, वो ट्रेन बच गई। अच्छा, खैर, फिर वो जाहिर है कुछ होश ही नहीं था, कोई होश नहीं था सिवाय इसके
कि तो कोई फौजी कुछ नहीं थे साथ? सब आ रहे थे, सब आ रहे थे, कह रहे थे आप पाकिस्तान आ गए हैं, आप शुक्र करिए अल्लाह का, आप नफल पढ़िएगा, अब हम यहाँ से चलेंगे। और वो नीचे वाले जो खातिर में आए थे कहने खुदा के वास्ते हम आप लोगों के इंतज़ार में पता नहीं कितने दिन गुजारे हमने, आप हमसे कुछ मतलब कुछ हम एंटरटेन कर लीजिए। किसी ने पानी लिया, अच्छा, हो सकता है किसी बच्चों ने खाना भी लिया, मुझे तो कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद, सिर्फ वो तो खैर लाहौर स्टेशन पहुँचे। तो लाहौर स्टेशन पे क्योंकि हमें उतरना था, हमें पता था कि हमारे वो बालू बाजी जो हैं, बाजी साहब कहते थे उन्हें, वो आती हैं हर ट्रेन पे हमको ढूंढने। तो जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तो मेरा भतीजा जो अब डॉक्टर रज़ा अब्बास हैं और प्रैक्टिस करते हैं जी, तो वो बहुत छोटे से थे, बहुत छोटा था, मेरे ख्याल में 1-1.5 साल का था, ज़्यादा बोलता भी नहीं था। तो उसको मेरी बड़ी बहन गोद में ली हुई थी। वहाँ से जब पाकिस्तान जिंदाबाद और हम लोगों को वेलकम किया जा रहा था, और कहाँ हम लोग हर मिनट पे हमारे लिए तलवारें थीं और ये था कि मौत सामने खड़ी है। तो कुछ इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि मुझे नहीं याद कि कितना वक्त गुजरा कि हम लाहौर स्टेशन पहुँचे। तो स्टेशन पे वो मेरी बहन खड़ी थी, उसने बच्चे ने भूखा होगा, उसने दुद्धू कहा। अच्छा, तो पीछे से मेरी बहन ने देखा कि दुकानदार कूदा, अच्छा, और हाथ में कई किस्म की वो चीज़ें थी, उसकी ट्रे थी जिसमें दूध था, बहुत कुछ था। अच्छा। और वो दौड़ता हुआ आया बच्चे के लिए पास। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं हम इस वक्त नहीं देंगे। तो नहीं बहन जी आप कैसी बातें कर रही हैं, बहन जी आप क्या बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो रोने लगा, दुकानदार रो पड़ा, मैं आपको मार दूंगा। मुसलमान था? मुसलमान ही होगा। मेरा या मुसलमान था या पता नहीं। उस वक्त तो वहाँ हिंदू नहीं, बड़े अच्छे सिख भी थे, हिंदू भी बड़े अच्छे, जैसे हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमें निकाला है मोहल्लों से। फिर इतनी देर में जब हम लोग उतरे तो ना किसी के पास दुपट्टा नहीं था, और मेरी वालदा सख्त परेशान थी कि साड़ियाँ कहाँ गई। वो बच्चों की सफाइयों में ना, वो मेरा ख्याल है कि साड़ी तो लाई नहीं होगी, कुछ लपेट लिया तो लपेट लिया। खैर वो बाजी मिल गई, और बस वो कुछ इतना इमोशनल वो था। उन्होंने कहा आप लोगों कई गाड़ियाँ आपने लेकर आई थी। खैर उनको हमको अपने घर ले गई, वहाँ उन्होंने मतलब सब कुछ कहा कि ये अलमारियों में कपड़े आप नहाएं धोएं, चाय वाय पिए। लेकिन बस यही है कि इतना परेशानी थी हमारे मर्दों की कि वो नहीं आए हैं, और किस हालत में हैं, आया वो स्टेशन के लिए रवाना हुए या नहीं हुए, जिंदा हैं या नहीं है, कुछ पता नहीं था। खैर बाजी ने कहा कि देखो मैं कुछ अपने लोगों से जो मेरे वहाँ जानने वाले हैं उनकी भी कोई होंगी दोस्तें, वहीं से पढ़ी हुई थी वो। तो मालूम हुआ कि हाँ वो लोग कैंप में ही हैं और अपना काम कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। जरा परेशानी ये थी कि क्या करें, हम मर नहीं थे। खैर वो आ गए, मुझे याद नहीं कि कितने दिन बाद आए। अच्छा, मेरे भाई आ गए, फिर मेरे वालिद आ गए, ताया भी आ गए, और फिर मेरे वालिद ने कहा कि अच्छा अब हम पेशावर जाते हैं, क्योंकि पेशावर में हमारे कुछ अजीज़ ऐसे थे जो पहले ऑप्ट कर चुके थे, और वो मेरे ख्याल में टेलीफोन डिपार्टमेंट में कहीं थे, कोई रेलवे में था, उनको घर मिले हुए थे, उनके जॉब्स थे पेशावर में। तो उन्होंने कहा कि आप पेशावर जाएं और वहाँ देखते हैं कि क्या करना है। खैर पेशावर में कुछ दिन रहे, फिर बाबा ने कहा कि ये मेरा एडमिशन होना था, मेरी बड़ी बहन का मेडिकल कॉलेज में होना था, तो उनको
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मिल गया और मुझे लाहौर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फिर मेरे वालिदैन पेशावर चले गए, कुछ अर्सा वहाँ रहे। फिर यहाँ पे कराची में मेरे वालिद के कुछ मरीज़ थे बहुत से, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया। कुछ लोग खुद आए कि आप कराची जाके सेटल हो, हम आपका इंतज़ाम करवाएंगे। तो ठीक है, वालिद यहाँ आए। यहाँ उन्होंने सही मंजिल पे फिर इन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हमारे हालात ऐसे हो गए कि बाबा ने घर लिया यहाँ कराची में पुरानी नुमाइश पे वो घर अब भी है उनका। तो पेशावर पसंद नहीं आया शुरू में? तो पेशावर में बस एक तो मालूम नहीं क्या वजह थी, बाबा ने कहा कि नहीं, कुछ कराची में इतना ज़्यादा उनका जितना भी वो थे क्लाइंटेज समझें आप, मरीज और सब जानने वाले दोस्त आप सब कराची में थे। बिल्डिंग में फ्लैट था जिसका एक कमरा इतना था कि उसमें लेडीज और बच्चे बैठ जाते थे। एक बालकनी थी और एक छोटा सा कमरा पीछे था जिसमें हम लोग अपने बिस्तर और जो कुछ सामान वामान बनाया था यहाँ वो रखते थे। छोटा सा हाँ खाना पकाने की जगह थी। लेकिन ये कि कभी ये नहीं एहसास हुआ कि हमारे पास अलग कमरे थे या हमारे पास क्या आसाइश थी, कभी नहीं एहसास, कभी ये ख्याल भी नहीं आया। मर्द सारे क्लिनिक में सोते थे, औरतें उस फ्लैट में सोती थी। खुश थे कि हम अपने बहुत खुश थे और कभी नहीं ये एहसास हुआ कि हम किस तरह रहते थे। क्या आपने भरे घर छोड़ के आ गए? उस वक्त तक कोई गाड़ी भी नहीं थी। ये एक यहाँ पे बड़ी बड़ी घोड़ा गाड़ियाँ कहलाती हैं जी, उसका नाम था जो मुझे इस वक्त याद दिमाग में बग्घी तो नहीं, बग्घियाँ जैसे होते थे। और बड़ी यानी हमको तो बैठ के लगता था कि बहुत ही लेजरली कोई बड़ी मैजेस्टिक चीज है। तांगे बग्घी तो थी, बग्घी खासी, हाँ उसमें सफर करते थे और गाड़ी वाड़ी सभी लोग मतलब उस वक्त जो वो था सवारी वो वही थी, वो थी और बस वो थी। मुझे तो वो याद है क्योंकि मैंने या उसमें सफर किया है या मैंने सुना शुरू में कराची में ट्राम्स भी ट्रैम्स चलती थी, लेकिन ट्रैम्स की अपनी रूट्स होती थी। अच्छा, तो हम लोग जो कॉलेज जाते थे, मैं कॉलेज जाती थी या ये लोग अपने उसमें जाते थे, मेरे भाई और वालिद अपने क्लिनिक जाते थे। कि वहाँ जो लोकल बरादरीज थी जैसे हिंदू और सिख वगैरह, वो भी तो आप लोगों की दोस्तें होंगी ना? दोस्तें थी लेकिन उनसे कभी कोई कॉन्टेक्ट, सिवाय इसके कि मेरी बड़ी बहन की जो एक हिंदू दोस्त थी जी, वो कराची आई। मेरे ख्याल में उनकी शादी किसी सिंधी से हुई। उनके ससुराल सिंध में होगी। तो वो कहा ही जाता है कि लोगों में आपस में मुखालिफत नहीं थी। ये तो बाकायदा नहीं थी क्योंकि वो मिलने आई। अच्छा, वो मिलने आई और उन्होंने बहुत यानी इत्मीनान हुआ कि हम लोग खैरियत से हैं, हम लोग खैरियत से पहुंच गए। पूरा खानदान, बहुत कम ऐसे खानदान थे जो पूरे पहुंचे। जिससे अब ये बहुत वाज़ेह होता है कि ये स्पॉन्सर्ड था बाकायदा। लोग कुछ लोगों ने ये कहा कि बलवाई तो बाकायदा तरबियत दी गई थी दोनों तरफ के मुसलमानों में। यहाँ भी ऐसा हुआ क्योंकि वो बताते हैं मेरी वालिदा और मेरे वो रिश्तेदार जो लाहौर से पेशावर शिफ्ट हो रहे थे, वो भी ट्रक में जा रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि पेशावर के रास्ते में एक दो जगहें ऐसी थी जहाँ ये किसी उसका नाम लेते हैं, किसी ट्राइब का जो यहाँ के पाकिस्तानी मुसलमान जो हिंदुओं को मार। बिल्कुल जी हाँ। तो वो उनके ट्रक को रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ पे वो बलवा हो रहा था। तो इन लोगों ने उतर के कहा कि ना मारो उनको, हमको देखो, हम के साथ। कहने लगे जभी तो आप ही को देख के आपका बदला हम इनसे लेंगे। तो इन्होंने कहा कि इनका क्या कसूर, मेरी कज़न थी बहुत बोलती,
उन्होंने उनको मना बहुत किया गया कि भाई ये बिल्कुल इस वक्त जोश में है मारने मरने के। तो उन्होंने उतर के कहा कि आप मत करें, ये हमसे पूछे कि हम किस तरह से आए हैं, इनको जाने दें, इनकी राह इनको जाने दें, हमारी जाने। अगर इसको जो कुछ भी हुआ होगा वो तो पाकिस्तान में मैसेज हुआ, मैं नहीं मानूंगी कि नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल। मुझे याद है एक दफ़ा हम अपने फ्लैट में थे जहाँ पे हम रहते थे, तो उसके नीचे किसी हिंदू का घर था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कोई चीज़, किसी मुसलमानों ने कोई चीज़ ऐसी फेंकी कि वो एक हिंदू का सर से खून निकल रहा था। तो कायदे आज़म की गाड़ी गुजर रही थी, उनको पता चला कि यहाँ मुसलमान हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, तो वो खुद उतरे। कहाँ, ये किस जगह था? ये है मैं क्या बताऊँ, जहाँ हमारा फ्लैट था रणछोड़ लाइन में, कराची में। अच्छा, तो रणछोड़ लाइन में वहाँ पे कायदे आज़म खुद उतरे। अच्छा। और उनके हाथ में मुझे याद है एक डंडा था। और वो उस डंडे को चला रहे थे कि जिसने इसका खून बहाया उसको ही मैं शक्ल देखना चाहता हूँ। भाग गए सब, भाग गए डर के। और फिर उन्होंने अपने सामने उसको गाड़ी में किसी ने बिठवा के हॉस्पिटल भेजा, और किसी अपने जो उनके गार्ड थे या जो कोई भी थे उनको साथ उन्होंने कहा कि इनको आप लेके जाएं हॉस्पिटल, इनकी मरहम पट्टी कराएं, फिर मुझे इत्तला दें। अच्छा। और मतलब ये नहीं, ये फीलिंग थी कायदे आज़म की, ये फीलिंग थी। वो तो मुझे याद है, आज़म का ये वाक़या याद है जो मैंने चश्मे दी देखा। बहुत से लोग जो थे चाची, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम घर इस तरह से छोड़ के आए थे कि हमें वापस जाना है, ताले लगा के आए थे। ख्याल तो यही था। तो आप लोग भी क्या यही सोच के आए थे? यही था कि हम चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब हमने ये सुना कि नहीं वहाँ पे तो अब वो घर लुट चुका है, अब वहाँ कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ये होता था कि बुजुर्गों की तस्वीरें थी, उसी तरह घर उसी जिस तरह बैठे थे उसी तरह उठ के चले गए। कुछ तस्वीरें थी, वो कहाँ से मिले? आप लोगों का उस वक्त ख्याल था कि हम वापस आएंगे? ख्याल था कि अब ये दब जाएगा। हाँ। लेकिन वो तो आग की तरह बढ़ रहा था, फिर कुछ सवाल ही नहीं होता। पता चल गया हम लोगों को। और कुछ मोहल्ले ऐसे थे दिल्ली में जहाँ मेरी फूफी की बेटियाँ थी कि वो मोहल्ले बिल्कुल सही रहे। वो मेरे ख्याल में 1-2 साल बाद आए पाकिस्तान। मैं उन जगहों पे जाना चाहती थी जहाँ मेरा बचपन गुजरा। मेरे वालिद एक ज़माने में दिल्ली में एक तिबिया कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे। अच्छा, उस कॉलेज में एलोपैथी पढ़ाई जाती थी, जो कि डॉक्टर जो हकीम अजमल खां थे, उन्होंने मेरे वालिद को लिया था। और मेरे वालिद से ये कहा था कि मैं एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहता हूँ जिसमें हिकमत हो, आयुर्वेदिक हो और एलोपैथी भी हो। तो एलोपैथी का हमारे पास कोई अभी तक इंतज़ाम नहीं है। तो बाबा ने वहाँ पे, मेरे वालिद ने वहाँ पे एलोपैथी का शुरू किया कोर्सेस, और बाकायदा उन्होंने अमला रखा, प्रोफेसर रखे जो स्टूडेंट्स को एलोपैथी भी पढ़ाते थे, और जो स्टूडेंट्स हिकमत पढ़ना चाहते थे वो उनको हिकमत पढ़ाई जाती थी। तो हम लोग दिल्ली में गए और वहाँ उनकी एक नन थी जो वहाँ दिल्ली में भी रहती, तो उनके यहाँ ठहरे। तो मैंने कहा कि मैं तिबिया कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो एक सिख टैक्सी ड्राइवर था, एक टैक्सी हमने दिन भर के लिए लेते थे, वो हमें घुमाते थे। तो एक सिख ड्राइवर थे और बहुत अच्छी शुस्सा उर्दू भी बोलते थे वो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पंजाब में रहती हूँ बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहें तो मैं पंजाबी बोल सकती हूँ। अच्छा। थोड़ी बहुत टूटी फूटी। तो कहने लगे कि नहीं, मैं आपसे उर्दू बोलूँगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो हम तिबिया कॉलेज गए और वहाँ मैं जगह जगह इन एक तरफ जाती थी और घूमती थी, फिर आ जाती थी। फिर तो कब वो कहने लगे कि आपको कहाँ जाना? मैंने कहा कि यहाँ एक प्रिंसिपल की कोठी थी, वहाँ पे बेंगलौर कोठी।
तो उसमें मेरा बचपन गुजरा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो वो मुझे वहाँ ले गए, पूछते थे कहाँ कहाँ है। तो वहाँ एक साहिबा जो थी प्रिंसिपल, जो मौजूदा प्रिंसिपल थे, कोई हिंदू थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, उनकी बेगम ने मुझे बुलाया और पूरा घर घुमाया, दिखाया। अच्छा। और कहा कि आप जब तक दिल चाहे यहाँ आए। और वो आपका ही घर था? वो घर था जब वो हमारा, और तकरीबन वो वैसा ही था, सिवाय इसके कि उसके जो गार्डन्स थे, बहुत गार्डन, 3 गार्डन थे उसमें। अच्छा। तो वो कम हो गए थे, एक लॉन और एक गार्डन रह गया था, बाकी वो नहीं थे। अच्छा। और मुझे सारी वो जगह उन्होंने दिखाई। मैंने कहा मैं एक पीछे का बिल्कुल रोहतक रोड पे दरवाज़ा खुलता था, वहाँ मैं बहुत जाके देखती थी। अच्छा। तो इजाज़त नहीं थी दरवाज़ा खोलने की, तो उसकी जो कहीं से भी जहाँ से उसकी झिड़ियों में नज़र आता था वो मैं देखती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से जो उनकी इंटरसिटी ये बसेस होती थी वो गुजरती थी। अच्छा। तो खैर वो भी मुझे याद था। मैंने कहा ये दरवाज़ा, कहने कि हाँ ये दरवाज़ा अब भी है, लेकिन ये हमने अब इसको बंद कर दिया, इसको इस्तेमाल नहीं करते, अब इस्तेमाल करते। खैर काफ़ी देर फिर मैं और जगहें ढूंढ रही थी, तो वहाँ का एक जगह थी जो कि मैं डिसेक्शन हॉल ढूंढ रही थी। अच्छा। तो डिसेक्शन हॉल के करीब जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। उसका कुछ उन्होंने बदल दिया था सामने से, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा। तो वहाँ के एक चौकीदार आया और उसने मेरे उससे टैक्सी ड्राइवर से पूछा, जो सिख थे, कि आप लोग कई दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं, लगता है कि कोई घर ढूंढ रहे हैं, क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हैं? तो वो हंस के कहने लगा कि ये जो बुजुर्ग खातून पीछे बैठी हैं, ये अपना बचपन ढूंढ रही है। अच्छा, उसने तो ये कहा और मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। वो इसलिए ढूंढ रही थी, उसके बराबर एक शॉप थी जहाँ से मैं टॉफीज लेती थी। अच्छा। जब भी बाबा उधर से गुजरते थे तो मैं उनके पास बैठ जाती थी कि बाबा अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते थे। और हम कहते थे कि हम वहाँ से हमें कुछ ख़रीदना है, तो हमको बिठा लेते थे और हम खरीद के आ जाते थे। या फिर मैंने और भी दिल्ली की जगहें देखी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जैसे वहाँ पे आपके वालिदैन वगैरह की तस्वीरें वगैरह जो आपने छोड़ आई, सबसे बड़ी बात ये है कि उस घर में मैंने सुना नहीं, उस घर नहीं, उस घर कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा जज्बाती लम्हात वो तो बहुत अच्छा। मैं इतनी जज्बाती हुई थी कि वो जो मेरे नंद का बेटा निहाल मेरे साथ थे, तो निहाल ने मेरी नंद से कहा, बिटिया से, कि इनको घर ले जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत मुझे लगता है ख़राब होगी। क्योंकि मैं हर जगह जाके बजाय खुश होने के कि मेरे मतलब माँ बाप तो चले ही जाते हैं, लेकिन बहन भाई माशाल्लाह थे, सब कुछ थे। मैं दुखी क्यों थी? मैं मतलब बिटिया कहती कि आप बिल्कुल ऐसा लगता था कि गिर जाएंगे, इतनी ज़्यादा आप पर असर हो रहा था। मैंने कहा हाँ, कुछ वो बचपन याद आता था अपना, माँ बाप का, बहन भाइयों का साथ रहना। सारी बात यह है कि जहाँ बचपन गुजरे उससे इंसान को बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बिल्कुल। और फिर इस तरह जो अलहदगी थी वो भी सदा महसूस हुई। लेकिन मैं आपको ये फीलिंग बता रही हूँ कि किसी की ये फीलिंग नहीं थी कि हम किस तरह रह रहे हैं, क्या होगा। बस ये था कि पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। था ये कि ऑफिसेज में लोगों के पास ये ऑल पिन्स नहीं थे अपने कागजात पिन अप करने के लिए। तो ये लोग मलीर में, बिल्कुल जंगल था, मलीर पूरा जंगल था, एक रेगिस्तानी जंगल। तो वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं जिनमें कांटे होते थे, वो कांटे जमा किए जाते थे पिन अप करने के लिए। अच्छा। और वो अपने ऑफिस में ले आते थे। वो जज्बा था,
जज्बा था, जिस जज्बे से ये काम कर रहे थे। और ऑफिसर्स वाले बिल्कुल, उनको ये फिक्र नहीं थी कि भाई हमारे घर थे, अब हमारा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कुछ भी उनकी मतलब तनख्वाहें थी या जो कुछ भी वो जैसे प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उसमें बहुत कनात से कि सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान बन गया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगहें भी थी। नैयर जी, कहाँ से आप समझते हैं कि खराबी होनी शुरू हुई? क्योंकि आप तो माशाल्लाह से क्या बताया प्रोफेशनल क्या बताया जाए, कहाँ से शुरू हुई? जब शुरू में ऐसा जज्बा था, कुछ वो कहाँ खत्म हो गया? कब खत्म हुआ ये नहीं पता चला, अंदाजा नहीं हुआ। अपनी अपनी तालीमों में मसरूफ हो गए। और फिर उस वक्त थोड़ा सा कॉलेजेस में ये था कि थोड़ा सा था कि ये महाजिर। अच्छा, मकामी बिरादरी में मुकाबला। अच्छा, थोड़ा सा कुछ उस जमाने में ये था कि कराची को सिंध से अलग कर दें, तो सिंधी स्टूडेंट शोर मचा रहे थे कि ये नहीं होगा। और अच्छा, उस वक्त से ही जरा सा उसमें जो महाजिर स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट तक, प्रोफेसर्स तक नहीं और कुछ और ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा था ये। और मेरी एक अपनी क्लास फेलो थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ महाजिर आए हैं, उन्होंने घरों पे कब्जा कर लिया है। लेकिन वो कब्जा नहीं था, उनको अंदाज़ा नहीं था। वो असल में जो हिंदू अपनी जायदादें छोड़ के गए थे जी, और मुसलमान जो वहाँ जिनके पास रिकॉर्ड था उनकी जायदादों का वहाँ, तो वो ट्रांसफ़र होते थे। ये बिल्कुल गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र होते थे। तो उसमें उनको कुछ नाराज़गी होगी, वो कुछ चाह रहे होंगे, तो एक आध दफ़ा वो, लेकिन बहुत सरसरी था, उसको किसी ने गौर भी नहीं किया। इन्हें वक्ती तौर पर ये हुआ और उसके बाद ख़त्म। फिर हम वैसे के वैसे थे, मतलब यहाँ के लोकल स्टूडेंट और हम लोग कोई सुविधा। बल्कि मैं थी अपनी क्लास में और एक और थी, तीन थे हम उर्दू स्पीकिंग, यानी जो यहाँ के लोकल नहीं थे। अच्छा, जो माइग्रेटेड थे। अच्छा, तो कभी नहीं हुआ ना हमें अपने उसमें पता चला। प्रोफेसर्स बहुत उसी तरह जैसे कि और स्टूडेंट, कुछ ग्रुप होते हैं पॉलिटिकल माइंडेड। अब हम लोग कराची कैपिटल भी तो था ना उस जमाने में? कराची कैपिटल था जी हाँ, शुरू के बरसों में तो शुरू में था। फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा, बड़ों में जो चीज़ हुई कि कौन लोकल है, कौन बाहर से आया है। अच्छा, कौन सन ऑफ द सॉइल है, कौन बाहर से मतलब आया है। कुछ ही अरसे में ये शुरू हो गया, कुछ ही बरसों में, कुछ बरसों में ये शुरू हो गया कि कौन बाहर से आया है। वो हमेशा मेरे घर वालों ने हमेशा रिजेंट किया ये महाजन मूवमेंट चली। अच्छा, कभी इसका साथ नहीं दिया मेरे वालिदैन ने और मेरे भाइयों ने। ये गलत है, आप यहाँ आ गए, माना बिल्कुल, माना कि आप यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते। और हमको सिंधी पढ़ाई जाती थी। अच्छा, मैंने यहाँ से इंटरमीडिएट किया है, मैंने सिंधी पढ़ी है। अच्छा, हाँ। और बड़े शौक से पढ़ी, इसलिए कि यहाँ रहना है। हाँ, यहाँ मेरे बाबा यही कहते थे, मेरे वालिद हमेशा यही कहते थे कि हम सिंध में आ गए हैं, तो अब यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का मतलब हाँ चीज़ें देखनी चाहिए, क्या तरीका है, क्या किस तरह से। उनके क्योंकि मरीज भी सिंधी थे, वो हमेशा इसके खिलाफ थे कि अलग हो। मुझे अब अफसोस ये होता है कि इस मेहनत से और इस मशक्क़त से और बड़ी मोहब्बत से लोकल्स ने भी जो आए हुए थे उन्होंने पाकिस्तान को बढ़ाना चाहा और बढ़ाया। बेहतर ये था कि मिलजुल के रहते, बिल्कुल, अपने आइन में अपने कानून में रहें
और ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी ख़त्म हो गई है और कानून ख़त्म हो गया है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को नुकसान होता चला जाएगा। कायम रखें। तो दोस्तों, और यही आज की जो तमाम गुफ्तगू है, इसका लुब्बे लुबाब और हासिल गुफ्तगू यही है कि वो लोग जो इतनी कुर्बानियां देकर यहाँ आए, अपने भरे घर छोड़ के आए, किस मसाइब से गुजर के आए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब ये मुल्क बनना चाहिए जिसके लिए उन्होंने ख्वाब देखा था, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी। तो बस ये इस अच्छे पैगाम के साथ मैं बहुत आपका शुक्रिया कहूँगी। अपना नैयत जैदी आपका पूरा नाम लेके कि आपने माशाल्लाह से भरपूर अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी भी गुजारी है। आपकी राय बेहद अहमियत के हामिल है और ये गुफ्तगू ज़रूर सुनिएगा और जो भी आप लोगों की राय हो वो ज़रूर लिखिएगा। खुदा हाफिज़।